सबसे पहले जो आज की हमारी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सोलन, बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी डिस्ट्रिक्ट रहने वाली है और बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने लायक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो ये डिस्ट्रिक्ट सोलन है, इसका गठन कब हुआ था, ज़िले के रूप में कब आई थी। आप सबको मैंने पीछे भी बताया था पिछली क्लास में कि पहले जो था जो ये सोलन डिस्ट्रिक्ट थी, शिमला ज़िला का मुख्यालय होता था। बट जब शिमला ज़िला को अलग किया गया तो उसके बाद इसकी स्थापना हुई है। इसकी स्थापना हुई है 1 सितंबर 1972 में। इससे पहले क्या था, ये सोलन जो था डिस्ट्रिक्ट आपका शिमला का जो था मुख्यालय था, यानी यहाँ से पूरी डिस्ट्रिक्ट शिमला आपकी कंट्रोल होती थी। तो अब जब ये डिस्ट्रिक्ट बनी तो इसका मुख्यालय खुद सोलन हुआ। इसके बाद बात करें इसके जनसंख्या घनत्व की, तो इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो है 298 2011 के जनगणना के अनुसार। इसकी साक्षरता दर के बारे में हम बात करें तो इसकी जो साक्षरता दर है वो है 85.02%। 2011 के आंकड़े हैं सारे, अभी जनगणना हुई नहीं है। जब भी जनगणना होगी तो नए आंकड़े हम सबके साथ आएंगे तो उनको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पता नहीं कब जाके जनगणना होगी। यहाँ पे हम कुल गांव की बात करें डिस्ट्रिक्ट सोलन की, तो डिस्ट्रिक्ट सोलन के जो कुल गांव हैं वो है हमारे पास 2536। तो और जो इसमें टोटल जो आबाद गांव हैं, आबाद गांव की हम बात करें तो 2388 गांव जो हैं वो आबाद हैं। विकास खंडों की हम यहाँ बात करें तो सोलन जिला में जो है 5 विकास खंड हैं। शिशु लिंग अनुपात की हम यहाँ पे बात करें तो जो यहाँ का जो लिंग अनुपात है वो है 898 2011 के जनगणना के अनुसार। कुल क्षेत्रफल की हम बात करें कि सोलन डिस्ट्रिक्ट कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है, तो सोलन डिस्ट्रिक्ट का जो कुल क्षेत्रफल है वो है हमारे पास 1936 वर्ग किलोमीटर, जो कि HP के कुल क्षेत्रफल का 3.40% है। जनसंख्या की हम यहाँ पे बात करें तो सोलन जिला की जो जनसंख्या है वो है हमारे पास 5,76,670, जो कि HP की जनसंख्या का 8.41% है। तो इसकी जनसंख्या आ गई हमारे पास 5,76,670। तो यहाँ पे लिंग अनुपात की हम बात करें, शिशु लिंग अनुपात अलग है, दूसरा जो लिंग अनुपात है इसके बारे में हम बात करें कि मेल एंड फीमेल की कितनी रेशो है, तो यहाँ पे 884 है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। 10 की अदर वृद्धि दर वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 10 सालों में जितनी भी जनसंख्या में वृद्धि होती है उसकी दर को जो हम 10 की वृद्धि दर बोलते हैं। तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि जो यहाँ की 10 की वृद्धि दर है सोलन डिस्ट्रिक्ट की वो सबसे ज़्यादा है 15.21%। तो इसी तरह आगे हम बात करें, अब इसकी 10 की वृद्धि दर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करें यहाँ पे ग्राम पंचायतें की। गांव तो मैंने आपको बता दिया कि कितने गांव हैं। तो यहाँ पे हम ग्राम पंचायतों की बात करें तो यहाँ पे सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है 211 ग्राम पंचायतें हैं टोटल। तो इसी तरह यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र मैंने आपको बताया 5 हैं। तो ग्राम पंचायतें तो इसमें आ गई हमारे पास टोटल 211, विधानसभा क्षेत्र आ गए 5। ग्रामीण जनसंख्या की हम बात करें, जो गांव में जनसंख्या बसती है डिस्ट्रिक्ट सोलन की वो है हमारे पास 4,74,592, जो कि गांव में बसती है। और ये जो है कुल जनसंख्या का यानी सोलन जिला की कुल जनसंख्या का 82.30% है। अब हम बात करेंगे सोलन जिला की जियोग्राफी के बारे में कि ये कहाँ पे स्थित है, क्या इसकी भौगोलिक स्थिति है और कौन कौन सी नदियाँ, कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएँ जो हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट में लगती हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह हम बात करें भौगोलिक स्थिति की तो सोलन जिला जो है हमारा जो हिमाचल प्रदेश में है दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। जो हिमाचल प्रदेश का दक्षिण पश्चिम भाग है वहाँ पे ये जिला स्थित है। और सोलन जिले के पूर्व में शिमला, जो पूर्व में जो है शिमला जिला की सीमा लगती है। और इसी तरह जो राज्य है मतलब उत्तर में इसकी राज्य में इसमें पंजाब की सीमा लगती है, उत्तर में इसमें बिलासपुर जिला, मंडी जिला की सीमा लगती है और दक्षिण में सिरमौर जिला की सीमा लगती है और हरियाणा राज्य की सीमा भी इसमें लगती है। तो सोलन जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पे हमारे 2 राज्यों की सीमा लगती है, एक आ गया पंजाब और एक आ गया हरियाणा। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि सोलन जिला के साथ किन 2 राज्यों की सीमा लगती है, तो वो हो गया हमारा पंजाब एंड हरियाणा।
इसी तरह हम बात करें घाटियों की, जो सोलन जिला में घाटियां हैं उनके बारे में बात करें। सोलन जिला को सोलन तहसील में सपरून घाटी, एक घाटी है कि सपरून, नालागढ़ तहसील में दून घाटी, और इक्की तहसील में कुनिहार घाटी। तो ये यहाँ पे घाटियाँ हैं। और जो इनमें सबसे उपजाऊ जो घाटी है हमारी इन तीनों घाटियों में, वो हमारी दून घाटी जो है बहुत उपजाऊ है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सोलन जिला की कौन सी घाटी जो है सबसे उपजाऊ घाटी है। तो जो सोलन जिला की हमारी दून घाटी है वो सबसे उपजाऊ घाटी यहाँ पे है। नदियों की हम यहाँ पे बात करें जो सोलन जिला में लगती है हमारी, तो सोलन जिला में यमुना की सहायक नदी, एक यमुना नदी आती है यहाँ पे, यमुना की सहायक नदी, यहाँ पे अश्वनी खड्ड, ये जो है इसकी सहायक नदी है। सतलुज की सहायक नदी भी है। साथ में गंबर, द्वार, पुठार और कियार, ये जो है सहायक नदियाँ हैं यहाँ पे। कौफल नदी घग्गर की सहायक नदी है। सिरसा नदी नालागढ़ उपमंडल में है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिरसा नदी जो है कौन से उपमंडल में है। तो सिरसा नदी जो है हमारे नालागढ़ उपमंडल में है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात पूछें तो डिस्ट्रिक्ट आएगी हमारे पास सोलन, क्योंकि नालागढ़ जो उपमंडल है हमारा सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सोलन जिला की हिस्ट्री के बारे में। तो सोलन जिला की जो हिस्ट्री है वो कुछ इस तरह से है। सोलन, मैंने पहले भी आपको बताया है कि सोलन जिला जो शिमला रियासत का हिस्सा था। तो यही बात आ गई, जिसमें बागगढ़ 120 वर्ग मील, मैलौग 49 वर्ग मील, बघाट 33 वर्ग मील, ये क्षेत्रों के नाम बताएंगे, इतने जरूरी नहीं है इसमें, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इतने यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं बनता। मतलब यहाँ पे टोटल कुल मिला के जो 7 रियासतें थी, इन 7 पहाड़ी रियासतों को मिला के 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में सोलन और अर्कित तहसील का गठन किया गया था। तो ये एक ऑप्शन बनता है कि सोलन और अर्कित तहसील का गठन कब हुआ था। तो सोलन और अर्कित तहसील का जो गठन हुआ था हमारा, वो हुआ था 15 अप्रैल 1948 में गठन किया गया था, जो कि महासू जिले की तहसीलें थी। पहले जो थी ये दोनों महासू जिले की तहसील थी, यानी शिमला जिला की तहसीलें थी ये, क्योंकि जो शिमला से पहले महासू था तो उसकी तहसीलें थी। इन 7 पहाड़ी रियासतों के अलावा खंडूर जो नालागढ़ में है, ये अलग अलग सेंस की बताया गया है। मध्य प्रदेश में इनको मिलाया गया था। मध्य प्रदेश में कब मिलाया गया था? 1966 ईस्वी में। रियासतें थी हमारे पास। अब हम इसकी बात करें, जो यहाँ पे एक बात है, मंगल रियासत को 1790 में ईस्वी में के बाद वार्षिक लगान बिलासपुर राज्य को देती थी। ये कोई यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, इनसे यहाँ पे कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। सिर्फ ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि सोलन और अर्कित तहसील का गठन कब हुआ था। तो ये बस यहाँ पे ये पॉइंट बहुत जरूरी है। इसी तरह हम बात करें सोलन जिला की इकोनॉमी के बारे में कि सोलन जिला की इकोनॉमी क्या थी, क्योंकि सोलन जिला की इतनी डीप हिस्ट्री नहीं रही है, क्योंकि ये जो डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है, ये जो हमारी शिमला रियासत थी, महासूर जो थी, इसको अलग करके बनाई गई थी, क्योंकि इसकी हिस्ट्री जो रिलेट करती है वो सारी हमारी शिमला की हिस्ट्री से पूरी रिलेट करती है। तो उसमें हिस्ट्री का कोई इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, क्योंकि इसका गठन ही जो हुआ है बहुत लेट हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करें सोलन जिला की इकोनॉमी की, तो आप सबको पता है कि सोलन जिला के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि मतलब हमारे, एक तो इंडस्ट्रियल एरिया आते हैं इसमें, नालागढ़ और बद्दी, तो रोटी वाला, ये वगैरह जो है यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जो इसकी यहाँ की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा साधन है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो सोलन में 1961 से 62 रोटी वाला में, और 1964 से 65 परमाणु में, 1973 में औद्योगिक एस्टेट स्थापित की गई, यानी वही आगे इंडस्ट्रियल जो हमारी फैक्ट्रियाँ थी, इंडस्ट्रियल जो था हमारा औद्योगिक क्षेत्र था, वो यहाँ पे स्थापित किया गया था। ये अलग अलग से सनों में हुआ है। और यहाँ पे सबसे पहले HPMC का जो है प्रोसेसिंग प्लांट है यहाँ पे परमाणु में एक, नालागढ़ में डोलोमाइट, कुठार में जिप्सम और दाड़लाघाट में लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लाइमस्टोन जहाँ पे मिलता है वहाँ पे आप सबको पता है कि चूने की बात आई तो सीमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना जो है हमारा सीमेंट नहीं बनता है। तो जो ये हमारा दाड़ला घाट है, यहाँ पे आपको पता है ACC की सीमेंट फैक्ट्री भी है, दाड़ला घाट में जो है सीमेंट फैक्ट्री है। तो क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास वो चूना पत्थर जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिला है, जिप्सम और चूना पत्थर, क्योंकि इनके बिना जो सीमेंट है, सीमेंट की कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती है। तो ये भी यहाँ पे इकोनॉमी का साधन है जो डिस्ट्रिक्ट सोलन है। मोहन विकिंग ब्यूरी की स्थापना जो थी 1855 में की गई थी।
बद्दी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, तो बद्दी है। अगर यहाँ पे बात करें तो कि हिमाचल प्रदेश में लाइमस्टोन कहाँ पे पाया जाता है, तो लाइमस्टोन की हम बात करें तो दाड़ला घाट में है। इसी तरह जो सोलन है उसको हम मशरूम सिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मशरूम भी पैदा होती है। टमाटर की बात करें, टमाटर भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है सोलन डिस्ट्रिक्ट में। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे इनकी इकोनॉमी का बहुत बड़ा साधन है। दाड़ला घाट में जो अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री मैंने आपको बता दी, तो ये यहाँ की जो है इकोनॉमी का साधन है। और इसी तरह हम बात करें इसकी जो फॉर्मेशन ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट है, मैंने आपको बता दिया है कि शिमला रियासत से अलग हुई है, उसके बाद इसके इनकी अलग अलग तहसीलें बनाई गई, तो इसमें वो सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे नालागढ़, कंडाघाट और इक्कीस सोलन को मिला के 1 सितंबर को जिले का निर्माण किया गया था 1972 में। डाइवर्स में यहाँ पे हम वही बात आएगी कि सोलन का अनीस बिल्ला सलमान सयूदी का घर है, तो उसमें वो इतना जरूरी कुछ भी नहीं है। इसमें जो जरूरी हमारे पास पॉइंट थे, एक तो वो इंडस्ट्रियल एरिया आ गया, तहसीलें इसकी आ गई, तो एक और ये जो जिप्सम और ये लाइमस्टोन का, ये यहाँ पे बहुत जरूरी था। ये भी तरह यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे CRI यानी केंद्रीय अनुसंधान केंद्र भी है सोलन में, तो ये भी एक यहाँ पे है। यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है जो कि चैल में है, आपको पता है, ठीक है। मिलिट्री स्कूल है, वन प्रशिक्षण विद्यालय है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज वगैरह हैं, तो वो यहाँ पे सब है। इसी तरह दगसाई महाराजा पटियाला की जागीर था, और सबातू में सेना का की छावनी भी है, तो ये यहाँ पे बहुत जरूरी है। और जो ये हमारा CRI है, यहाँ पे एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे जो कि कुत्ते आदमी को काटते हैं, यानी कोई पागल कुत्ता काट ले तो उसका टीका जो है यहाँ पे बनाया जाता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में पागल कुत्तों के काटे जाने पर जो वैक्सीन बनाई जाती है वो कहाँ पे बनाई जाती है, तो बनाई जाती है आपकी CRI में। CRI यानी जो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है हमारा, यहाँ पे बनाई जाती है। तो ये यहाँ से बात तो जो हो गया, यहाँ पे सेना की छावनी है उनकी, गोरखा वगैरह की। इसी तरह हम बात करें, सोलन का नामकरण सलूनी के नाम पर हुआ है, जिनका मंदिर सोलन में है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो आपसे एक ऑप्शन पूछा जा सकता है, एक सलूनी यूनिवर्सिटी, सलूनी मंदिर, ये दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों जो आपके हैं सोलन में हैं। और इसी तरह सलूनी मेला यहाँ पे सबसे बड़ा मेला होता है, जो जून के महीने में लगता है, अभी पीछे हो चुका है। तो ये मेला यहाँ का सबसे बड़ा मेला है। दाड़ला घाट, मजाठल, चैल और सिल्ली में वन्य जीव अभयारण्य है। तो ये आगे इन पे जो हमारी सेंचुरियाँ, एनिमल सेंचुरियाँ हैं, ये आगे दो। अब इसमें वही बात आगे कि जनसंख्या कितनी थी, कैसे इसकी वृद्धि हुई है डेमोग्राफी डाटा में, तो ये इतना जरूरी नहीं है यहाँ पे। इसमें यही है कि कौन से स्थान पे है। तो सोलन जिला सबसे जरूरी है यहाँ पे, जो मैंने आपको 3, 4, 5 क्वेश्चन इसमें बताए हैं। एक मेला हो गया इसका, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। फसलों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे इस तरह अपनी डिस्ट्रिक्ट अगली है हमारे पास ऊना, ये भी थोड़ी जरूरी रहने वाली है, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट ऊना है, तो ऊना डिस्ट्रिक्ट का जो गठन हुआ था वो 1932 में हुआ था। मुख्यालय इसका ऊना है। जनसंख्या घनत्व की हम यहाँ बात करें तो जो ऊना जिला का जनसंख्या घनत्व है वो 338 है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार है सारा। इसी तरह साक्षरता दर जो है, लिटरेसी रेट जो है वो 87.23% है। अब बात करें इसके क्षेत्रफल की, ऊना जिले के क्षेत्रफल की हम बात करें तो ये टोटल है 1540 वर्ग किलोमीटर, जो कि HP के कुल क्षेत्रफल का है 2.77। जनसंख्या की हम यहाँ बात करें तो जो ऊना जिला की जनसंख्या है वो है हमारे पास 5,21,057, 2011 के आंकड़े हैं सारे। लिंग अनुपात की बात करें तो यहाँ पे 977 है। यहाँ पे 10 की वृद्धि दर की बात करें 16.24 है। यहाँ पे कुल गांवों की बात करें 814 गांव है, जिसमें से 758 गांव जो है आबाद गांव हैं। ग्राम पंचायतें यहाँ पे 235 हैं। विकास खंड यहाँ पे हमारे 5 हैं। विधानसभा क्षेत्र भी यहाँ पे 5 है सारे। इसी तरह शिशु लिंग अनुपात की बात करें 870 है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें जो गाँव में बसती है वो है हमारे पास 4,76,140, और ये जो है टोटल जनसंख्या का 91.38% है, जो कि गांव में बसती है, बाकी शहरों में बसती है इनकी, यानी मतलब अराउंड 8 पॉइंट समथिंग के जो करीब है वो शहरी जनसंख्या है यहाँ पे। भूगोल की बात करें या जो यहाँ का जियोग्राफी है उसके बारे में हम बात करें तो ऊना जिला जो है हिमाचल प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है।
पश्चिम में पूछा जाए तो ऊना जिला आता है। इसके उत्तर में कांगड़ा पंजाब राज्य की सीमा लगती है, पूर्व में हमीरपुर और दक्षिण में बिलासपुर की सीमा लगती है। तो यहाँ पे राज्य की सीमा सिर्फ एक ही लगती है, वो है पंजाब, क्योंकि ये पहले पंजाब का हिस्सा रह चुका है, पंजाब से अलग होकर इसको बनाया गया था। पर्वत श्रृंखला की हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो पर्वत यहाँ पे श्रृंखला है, ऊना जिला हिमालय पर्वत श्रेणी की शिवालिक पर्वतमालाओं के अंचल में है, शिवालिक की पहाड़ियों के अंचल में है। ऊना को पश्चिम में जसपा दून की पहाड़ियाँ पंजाब से पृथक करती हैं। ऊना को ऐसा पूछ ले कि आपको कौन सी पहाड़ियाँ जो हैं अलग करती है, वो जसपा और दून की पहाड़ियाँ अलग करती हैं। ऊना शहर दून के मध्य में स्थित है। जिला ऊना के पूर्व में जसवाधार या चिंतपूर्णी धार है, जिसे हमीरपुर जिले में सोल सिंह की धार के नाम से जाना जाता है। मैं पहले आपको बता दिया, जब मैंने हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट आपको करवाई थी उस टाइम मैंने आपको इसके बारे में बताया था। बरबैन इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे पूछें कि ये जो है धार है सोल सिंह की धार या जसवा धार है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? बरबैन। ये मैंने सारे आपको हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में बताए हैं। नदियों की हम यहाँ बात करें तो नदियाँ यहाँ पे ब्यास है और सतलुज के बीच बसे ऊना की प्रमुख नदियाँ हैं। नदी सुबान है, ये जो नदियाँ दो हैं पर यहाँ की प्रमुख नदी सुबान है। ये अजस्बा घाटी में बहती है, अनंतपुर साहिब के पास सतलुज नदी में मिलती है। तो यहाँ पे एकमात्र ऐसी नदी है सुबान जो यहाँ की प्रमुख नदी है, बाकी ब्यास और सतलुज है तो आपको पता है कि पूरे हिमाचल में बहती हैं हमारी। इतिहास की हम बात करें तो यहाँ पे इनका जो इतिहास है थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ऊना जिला मुख्य जसबा रियासत और कुटलेर रियासत के अंतर्गत आता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किन दो रियासतों के अंतर्गत आता है? तो जसबा रियासत और कुटलेर रियासत इनके अंतर्गत आता है। पूर्व में ये दोनों रियासतें कांगड़ा रियासत का हिस्सा थी। इससे पहले जो रियासतें थी ये कांगड़ा रियासत का हिस्सा थी, मैंने आपको बताया है, पहले भी मैंने डिस्कस किया है इसके बारे में। जिस तरह जसबा रियासत के बारे में हम बात करें तो ऊना जिले का अधिकतर भाग जसबा रियासत के अंतर्गत आता है। जो ऊना जिले का अधिकतर भाग है वो जसबा रियासत के अंतर्गत आता है, जो कि कांगड़ा रियासत से प्रशाखा थी, मतलब अलग थी। जसबा रियासत की स्थापना कांगड़ा के कटोच वंश के जो हमारे राजा पूर्वचंद ने 1170 ईस्वी में की थी। जो इसकी जसबा रियासत की स्थापना थी वो कांगड़ा के कटोच वंश के राजा पूर्वचंद ने की थी 1170 ईस्वी में, और इसकी राजधानी अंब के पास रामपुर में स्थित थी। जसबा रियासत कांगड़ा से टूटकर बनने के बाद पहली रियासत थी। तो ये जो कांगड़ा से टूटी थी और पहली रियासत थी। इसी तरह बात करें हम यहाँ पे तो इस रियासत के उत्तर में सिब्बा और दतारपुर तथा पूर्व में कांगड़ा, कुटलेर और केरलू राज्य स्थित थे। ये मतलब इसके प्राचीन इतिहास आ गया। इसके बारे में इतना यहाँ पे डिस्कस करने लायक कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। संसार चंद के विरुद्ध उमेश चंद ने गोरखों का साथ दिया था, तो ये उसकी पूरी हिस्ट्री आ गई। उमेश सिंह और उसके पुत्र जय सिंह को गिरफ्तार कर अल्मोड़ा भेज दिया गया। उनकी मृत्यु 1869 ईस्वी में उमेद सिंह के पोते रण सिंह ने अपने पुरखों की रियासत के 21 गांवों पर कब्जा किया। तो इसकी हिस्ट्री है, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं जरूरी नहीं है जो यहाँ से पूछा जाएगा आपसे किसी भी एग्जाम में। तो यहाँ पे सिर्फ इतना है। आगे जो इसके यहाँ पे मेले वगैरह लगते हैं वो बहुत जरूरी रहने वाले हैं, बट थोड़ा सा बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो मतलब कि एचपीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें एक अच्छे क्वेश्चन आपसे राइज किए जा सकते हैं, क्योंकि आपने पेपर देखे ही हैं कि किस टाइप का पेपर आता है। तो इस तरह कुटलेर रियासत भी ऊना जिले का हिस्सा थी, जो कांगड़ा रियासत से टूटकर बनी थी। तो ये यही आ गई, पूरी इसकी हिस्ट्री है सारी। ये यहाँ पे अब संसार चंद ने 1786 ईस्वी में कुटलेर पर कब्जा किया था, जिसके बाद गोरखाओं ने आज़ाद करवाया। वर्ष 1809 ईस्वी में राज्य सिखों के दिन आ गया था। ये मैंने आपको पहले बताया कि इनके सिखों के दिन चला गया था, क्योंकि हमीरपुर में भी सिखों का राज रहा है। इसी तरह बात करें जो राजा नारायण पाल ने 1825 ईस्वी में रणजीत सिंह से कोटबालवा किले के लिए युद्ध किया। तो ये इसमें उसकी वो है। अब हम बात करेंगे जो इसकी मेन जो है स्वतंत्रता संग्राम वगैरह, इसका हम ये जरूरी है, इसको हम डिस्कस अच्छे से करेंगे। ऊना जिला में 19 मई 1857 ईस्वी का विद्रोह भड़का। जो 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था वो ऊना जिला में भड़का। ऊना जिला से सर्वप्रथम 1905 में बाबा लक्ष्मण दास ने आर्य ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऊना जिला के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने
1905 के जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था जिसमें भाग लिया था, तो वो थे बाबा लक्ष्मण दास जी। जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे जैसे एमसीक्यू की बारी आएगी। और उन्हें 1908 में गिरफ्तार कर लाहौर भेज दिया गया था। बाबा लक्ष्मण दास के पुत्र सत्य प्रकाश बागी, महाशय तीर्थराम, ओएल गोपीचंद भार्गव उन्ना जिला के स्वतंत्रता सेनानी थे। ये यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे। अगर इनकी बात आए तो आप बता सकते हैं कि ये जो थे सारे मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे। अब हम बात करेंगे जिला की स्थापना के बारे में। वर्तमान उन्ना जिला जो है 1966 से पूर्व पंजाब के होशियारपुर जिले की तहसील थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्ना जिला जो था जिला बनने से पहले किस राज्य की तहसील थी। तो ये थी हमारे पास पंजाब के होशियारपुर जिले की तहसील थी। मतलब ये होशियारपुर जिले का एक पार्ट हुआ करता था पंजाब के। और वर्ष 1966 ईस्वी से 1972 ईस्वी तक उन्ना कांगड़ा जिले का भाग था। वर्ष 1972 ईस्वी में उन्ना को जिले का दर्जा मिला। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्ना जिले को जो जिले का दर्जा कब मिला था, कौन से सन में मिला था। तो वो हमारे पास सन है 1972 ईस्वी का। और उन्ना शहर की जो नींव रखी थी वो रखी थी बाबा कलाधारी ने। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि उन्ना शहर की नींव किसने रखी थी। उन्ना शहर की नींव रखी थी कलाधारी, बाबा कलाधारी ने की थी, रखी थी मतलब है। अब यहाँ पे हम मेलों की बात करें, जो यहाँ पे मेले वगैरह हैं, ये मेले बहुत जरूरी हैं। यहाँ पे इनको हम बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेले में यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो उन्ना जिला में सबसे बड़ा मेला था चिंतपूर्णी मेला। मंदिर भी है, मेला भी है, बहुत जरूरी है। और इसी तरह बसोली में पीर निगाह मेला, ये भी बहुत जरूरी मेला है। पीर निगाह का मेला कहाँ होता है या पीर निगाह की मस्जिद कहाँ पे स्थित है, तो ये उन्ना में सारी स्थित है और ये अच्छा जगह है, साथ लगती हुई है। मैड़ी में बाबा बड़भाग सिंह का मेला, ये मेला है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबा बड़भाग सिंह का मेला कहाँ लगता है, कहाँ पे होता है। तो ये आपका उन्ना में होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको गलत करते हैं और इसमें जो ऑप्शन चूज करते हैं वो करते हैं बिलासपुर का। व्यवस्था है उन्ना जिला की। तो यहाँ पे उन्ना जिला के पेखुबेला में वीरस्वर्धन फार्म है, ये बहुत जरूरी है। वीरस्वर्धन फार्म कहाँ है, पेखुबेला में है। उन्ना जिला कागजी, नींबू, किन्नू, माल्टा, संतरे और आम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये यहाँ की फसलें हैं, नींबू, किन्नू, माल्टा, संतरे। सरकार ने अंजोली में एक पोल्ट्री फार्म खोला है जो उसकी अर्थव्यवस्था का अच्छा वो है। उन्ना जिला में 8 स्थानों जैसे जलेरा, बंगाणा और पुवाल में दूध का जो फूड जो प्लांट है वो भी है। महत्वपूर्ण उन्ना जिले का औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पे इकोनॉमी का अच्छा साधन है। और उन्ना नंगल रेल लाइन की जो स्थापना बनाई गई थी वो बनाई गई थी हमारे 1991 ईस्वी में। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उन्ना नंगल जो रेल लाइन थी वो कब बनाई गई थी। तो वो बनाई गई थी 1991 ईस्वी में और ये ब्रॉड गेज रेल लाइन है। और इसी तरह हम बात करें इसके जननायकी आंकड़ों के बारे में। विधानसभा क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया, मेले मैंने आपको बता दिया, मंदिर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि चिंतपूर्णी जी का मंदिर है, मेला मैंने आपको बता दिया, बड़भाग सिंह का यहाँ पे मेला लगता है, मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। अब उन्ना जिले के स्थानों की वो इसमें वही आएगी कि कौन कौन से स्थान पे है। क्षेत्रफल के आधार पर 10वें नंबर पे आता है और जनसंख्या के आधार पर 6ठे नंबर पे है। और जनसंख्या घनत्व की बात करें यहाँ पे दूसरे स्थान पे है। 10 के वृद्धि दर में सबसे पहले स्थान पे है। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो 10 की वृद्धि दर में जो है कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का पहले स्थान पे है, तो वो आता है हमारा उन्ना जिला, क्योंकि यहाँ की सबसे ज्यादा वृद्धि होती है। यहाँ की जनसंख्या दर में वृद्धि पाई गई है वो है 16.24%। तो आपसे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। सड़कों के मैटर में अगर बात करें तो उन्ना 8वें स्थान पे है। इस तरह लिंग अनुपात में 6ठे स्थान पे है। तो यहाँ से बेसिक्स है इसका। और अब हम जो बात करेंगे, जो अगली हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है वो है हमारे पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। थोड़ी इंटरेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट रहेगी क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नई ऐड भी हुई हैं और उसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करें जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है, इसका जो गठन हुआ था वो 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है वो नाहन में है। ये जो उसका DC ऑफिस है वो नाहन में है, जहाँ से पूरी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल होती है। जनसंख्या की हम बात करें तो जो सिरमौर जिला है उसकी जनसंख्या है हमारे पास 5,30,164 और 7.73% है। इसके घनत्व की हम बात करें तो 188 है। जो यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 188 है। कुल क्षेत्रफल की हम बात करें तो वो है 2,825 वर्ग किलोमीटर,
जो कि 5.07% है। यहाँ पे साक्षरता दर की हम बात करें तो कुल मिला के जो उनकी साक्षरता दर है वो है 79.98%। और इसी तरह लिंग अनुपात की बात करें 915 है, शिशु लिंग अनुपात 930 है। यहाँ पे कुल गांव है हमारे पास टोटल 971, जिसमें से जो आबाद गांव है वो 966 हैं। ग्राम पंचायतें यहाँ पे 259 ग्राम पंचायतें हैं यहाँ पे। इसी तरह हम बात करें विकास खंडों की, 6 विकास खंड है यहाँ पे, जिसमें नाम आता है नाहन, पांवटा साहिब, राजगढ़, संगाड़ और इस तरह सिलाई और पछाद। ये यहाँ से इतने एमएलए बनते हैं, मतलब 6 यहाँ पे एमएलए बनते हैं, 6 सीटें यहाँ पे एमएलए की सीटें हैं और 5 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा क्षेत्र की हम बात करें तो शिमला इसका आता है, शिमला लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। जनसंख्या की बात करें हम, जो गांव में बसती है वो है हमारे पास 4,72,926 है, जो कि गांव में बसती है। टोटल जनसंख्या का जो है 90.21% है। और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी, सिरमौरी, धारटी और बिसवाई, ये भाषा यहाँ पे बोली जाती है। और इसके उपमंडल की हम बात करें, जो यहाँ पे उपमंडल हैं, एक आता है नाहन, पांवटा साहिब, राजगढ़, संगड़ा, सिलाई, पछाद और कफोटा। 9 यहाँ पे तहसीलें हैं, उप तहसीलें यहाँ पे 5 है, मतलब 9 5 हो गए हमारे पास टोटल 14। अब इसके हम थोड़ा सा भूगोल के बारे में बात करें, जो इनका भूगोल है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करें तो जो सिरमौर जिला है हमारा हिमाचल प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित है और इसके साथ जो है उत्तराखंड राज्य की सीमा लगती है और साथ में पश्चिम और दक्षिण में हरियाणा की सीमा लगती है। सोलन में जो है, उत्तर में सोलन, शिमला तथा दक्षिण में हरियाणा और उत्तराखंड की सीमा लगती है। तो यहाँ पे 2 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। एक लगती है हमारे पास उत्तराखंड की, जो कि पांवटा साहिब से आगे क्रॉस करके है साथ में, और दूसरी लगती है हमारे पास हरियाणा की, यहाँ पे सीमा लगती है, क्योंकि काड़ाम वगैरह जो है ये हरियाणा के अंदर आता है, तो इनकी यहाँ पे सीमा लगती है। यमुना नदी और तोफ नदी जो है सिरमौर जिले की सीमा को जो है, मतलब जो है उत्तराखंड के साथ सीमा बनाती हैं ये 2 नदियाँ, यमुना और तोफ नदी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हिमाचल प्रदेश की कौन, मतलब सिरमौर जिला की कौन सी 2 नदियाँ हैं जो कि सिरमौर जिला के साथ उत्तराखंड की सीमा बनाती है, तो वो है यमुना और तोफ नदी। इसी तरह बात करें धारों की, जो यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे सबसे बड़ा है सिरमौर जिला गिरिपार, यानी ट्रांसगिरी और गिरियार यानी शीशगिरी। तो 2 जगह है, मतलब गिरिपार और गिरियार। तो यहाँ पे इसको ट्रांसगिरी भी बोलते हैं, शीशगिरी भी बोलते हैं। 2 भागों में बांटा जाता है, क्योंकि गिर नदी सिरमौर के बीच से बहती हुई उसे 2 अलग भागों में बांटती है। जो गिर नदी है जो सिरमौर को है 2 भागों में बांटती है, एक ट्रांसगिरी और शीशगिरी, या गिरियार या गिरिपार, इनको कुछ भी बोल सकते हैं दोनों को। दोनों के नाम, मतलब नाम अलग अलग नाम इनके हैं। जब हम बात करेंगे गिरिपार में कौन कौन से क्षेत्र स्थित हैं। यहाँ पे गिरिपार में जो हमारा चूड़धार चोटी, नौरा धार है, हरिपुर धार है, सिलाई धार है, टपरोली, जड़ोल धार है। चूड़धार जो सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या गिरिपार धार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमारी चूड़धार है। और एक क्षेत्र यहाँ पे लगते हैं जो मैंने आपको बता दिए, गिरिपार में लगते हैं। इस तरह बात करें गिरिपार क्षेत्र में सैनधार, सॉरी गिरियार में, गिरिपार की बात होगी, गिरियार में हम बात करें यहाँ पे सैनधार, धारटीधार और उपजाऊ क्यारदा दून घाटी स्थित है। ये मतलब यहाँ पे घाटियाँ स्थित है, मैंने आपको बताया दून घाटी सबसे उपजाऊ घाटी है, पहले मैंने बता दिया। यहाँ पर जलाल, बाट्टा और मारकंडा नदियाँ प्रमुख हैं। ये नदियाँ हैं यहाँ पे, गिरियार की नदियाँ हैं। अब हम पूरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जो यहाँ पे प्रमुख नदियाँ हैं, ये तो आगे इन 2 क्षेत्रों की नदियाँ गिरियार और गिरिपार की है, जो मैंने आपको बताया, धारे मैंने किया बताई। अब हम बात प्रमुख वो है नदियाँ, इसमें यमुना है, मतलब यमुना नदी यहाँ पे प्रमुख नदी है। इसी तरह यमुना नदी यमुनोत्री से निकलकर हिमाचल प्रदेश में खोदरी, माजरी में प्रवेश करती है और कोंच से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर उत्तराखंड में प्रवेश करती है। अगर हमसे पूछे कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यमुना नदी निकलती है हमारी यमुनोत्री से और उत्तराखंड से निकलकर हिमाचल प्रदेश में जो खोदरी माजरी में जो है नामक स्थान है, वहाँ पे प्रवेश करती है और कोंच से हिमाचल प्रदेश को छोड़कर उत्तराखंड में प्रवेश करती है। निकलती कहाँ है, मतलब हिमाचल में एंटर करती है खोदरी माजरी से और निकलती है हमारे पास
कोंच उत्तराखंड कोंच से निकल के उत्तराखंड में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में यमुना की 3 सहायक नदियां हैं। तोफ नदी होगी, खोदरी माजरी होगी, गिरी नदी होगी रामपुर घाट में, और बाटा नदी बतामंडी में बाटा मंडी में यमुना नदी से मिलती हैं। अब हम बात करें गिरी की। यहाँ पे गिरी नदी कुप्पर चोटी जुब्बल से निकलती है। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो था हमने शिमला डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्कस किया कि यहाँ पे गिरी नदी निकलती है, तो ये जुब्बल से निकलती है, कुप्पर चोटी जुब्बल से निकलती है। ददाहू के पास जला नदी गिरी में मिलती है। ददाहू नामक स्थान पे जो है जो ये नदी है जला नदी गिरी में मिलती है। गिरी नदी रामपुर घाट से यमुना नदी में मिलती है। इसी तरह हम बात करें तोफ नदी की। तोफ नदी उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश में कोठी गांव में प्रवेश करती है। तोफ नदी खोदरी माजरी में यमुना से मिलती है। नदियों के बारे में बात आ गई। बाटा नदी है इस तरह जो कि सियोरी कुंड से निकलकर केआरधार दून को 2 भागों में बांटती है। बात मंडी में यमुना में से मिलती है। जलाल होगी, जलाल नदी बन्नी गांव से निकलकर सैनधार और धार को बांटती है। तो यहाँ पे नदियों की बात आ गई। इस तरह हम बात करें अपनी जो हमारे पास अगली जो हमारे पास नदी है वो है घग्गर नदी। घग्गर नदी लवासा से निकलकर प्रीति नगर के पास हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में प्रवेश करती है। के बारे में तो सिरमौर का नामकरण जो है सिरमौर के प्राचीन निवासी कुलिंद थे। जो सिरमौर के प्राचीन निवासी थे उसके बारे में पूछा जाए तो कौन थे? वो थे कुलिंद। कुलिंद राज्य मौर्य साम्राज्य के शीर्ष पर स्थित था, जिस कारण इसे सिरमौर की संज्ञा दी गई है। यानी जो इसका जो संज्ञा दी गई है वो इसका जो नाम पड़ा है वो पड़ा है हमारा कुलिंद राज्य मौर्य राज्य के शीर्ष पर स्थित था। तो जो सबसे ऊपर होने के नाते इसका नाम पड़ा है सिरमौर की संज्ञा दी गई, जो कालांतर में सिरमौर बन गया। और अन्य जनस्तुति के अनुसार राजा रसालू के पूर्वज का नाम सिरमौर था। तो ये अलग अलग यहाँ पे मान्यताएं हैं। इस राज्य का नाम सिरमौर रखा गया। रियासत की राजधानी का नाम सिरमौर होने के कारण रियासत का नाम सिरमौर पड़ा। तो इसमें बात आती है। इस क्षेत्र में सिरमौरिया देवता की पूजा की जाती है। देवता की बात आए तो यहाँ पे सिरमौरिया देवता की पूजा की जाती है, जिसके कारण राज्य का नाम सिरमौरिया पड़ा। अलग अलग इसमें मतलब पॉइंट है कि अलग अलग लोगों के अनुसार इसका नाम ऐसे पड़ा है। सिरमौर रियासत की स्थापना की बात करें तारीख 2 रियासत सिरमौर रजौर सिंह की पुस्तक के अनुसार जो है सिरमौर रियासत का प्राचीन नाम सुलोकिन्ना था। तो ये इनके राइटरों के अनुसार है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1114 ईस्वी में जैसलमेर के राजा सालवान के पुत्र राजा रसालू ने की थी। इसकी राजधानी सिरमौरी ताल थी। मतलब इनकी बुक के अकॉर्डिंग है, जो ये बुक है इसके अकॉर्डिंग है, तारीख है सिरमौर के अकॉर्डिंग जो है दिया गया है। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार राजा मदन सिंह ने जाबटोना करने वाली स्त्री को धोखा देकर गिरी नदी में मरवा दिया था। उस सती ने श्राप से गिरी नदी के बाढ़ में रियासत बह गई थी। मतलब अलग अलग चीज यहाँ पे धारणा है, इतना जरूरी नहीं है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। माए प्रकाश हैं, इसके बारे में इतना यहाँ पे डिस्कस करने लायक कुछ भी नहीं है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे पास सबसे जरूरी था वो इसकी चोटी आ गई, और इसके जो है मतलब इसकी नदियाँ के बारे में था। इस तरह हम बात करें यहाँ पे जो 2 क्षेत्र थे गिरी और गिरी पार, ये यहाँ पे बहुत जरूरी हैं। और अभी आपको इसमें पता है कि हाटी वाला जो मुद्दा हुआ था वो भी इन क्षेत्रों में हुआ था, जो कि अभी उनको दर्जा मिल चुका है हाटी का। तो सारे इसी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। अब यहाँ पे अलग अलग ऐसे मतलब राजा वगैरह हुए हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये थे सिरमौर के राजा वगैरह हो गए। इसी तरह हम बात करें सूर्य प्रकाश के बारे में। सूर्य प्रकाश ने जुब्बल, बालसन, कुमारसेन, गुंड, धारी, ठियोग, राबी और कोटगढ़ को अपने अधीन कर लगान वसूल किया। सूर्य प्रकाश ने सिरमौर रियासत की राजधानी रितेश को पुनः कालसी में स्थापित किया। तो इतना जरूरी नहीं है इसमें, ये सिरमौर के राजाओं के बारे में है, जो भी अलग अलग राजा हुए हैं। यहाँ पे इतना जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो जरूरी था एक इसका जो सबसे जरूरी है, यहाँ पे जो एक रेणुका वगैरह जी के बारे में है, रेणुका झील वगैरह के बारे में, वो यहाँ पे बहुत जरूरी है उसके बारे में। और चूड़धार के बारे में यहाँ पे जरूरी चीजें हैं। बाकी इसमें इतनी। अब इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें, थोड़ा ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो सिरमौर में जो है राजवन में जो है सीमेंट की फैक्ट्री है।
जो एफीसी सीमेंट की फैक्ट्री है सिरमौर जिला में राजवन में स्थित है, और इसकी स्थापना जो की गई थी 1900 ईस्वी में की गई थी। और यहाँ पे एकमात्र हम बात करें तो यहाँ पे एक IIM है, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट स्टडी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। तो ये है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछे, डिस्ट्रिक्ट आएगी सिरमौर, अगर जगह का नाम पूछो धौला कुआं में है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो की गई थी इसकी जो मतलब हम बात करें, धौला कुआं में कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी है, तो ये अलग सी बात है। यहाँ पे एक फैक्ट्री सबसे जरूरी हो गई राजबनवाड़ी एफीसी सीमेंट की फैक्ट्री, जिसकी स्थापना 1980 ईस्वी में की गई थी। और अगर IIM की बात करें तो एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ पे है, तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है और धौला कुआं नामक स्थान पे है। एक तरह यहाँ पे जो इकोनॉमी का साधन है वो है गिरी जल विद्युत परियोजना, जो कि गिर नगर में है, और ये 60 मेगावाट की परियोजना है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गिरी जल विद्युत परियोजना जो है कौन सी नदी पे है, तो गिर नदी पे है, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे है, डिस्ट्रिक्ट आएगी आपकी सिरमौर, और इसका अगर कैपेसिटी पूछे तो 60 मेगावाट की है, ये जरूरी है यहाँ पे। और जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सर्वप्रथम निर्मित किया गया था, ये जो हमारी परियोजना थी इसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने सर्वप्रथम निर्मित किया गया था, यानी ये हिमाचल प्रदेश के अंडर है। सिरमौर जिले में सर्वाधिक, यहाँ पे फसलों की हम बात करें, यहाँ पे सबसे ज्यादा अदरक और आड़ू होता है। इसमें जो अदरक है यहाँ पे सबसे ज्यादा पाया जाता है सिरमौर जिला में। और फसल की बात करें तो सबसे ज्यादा फसल जो होती है, या ऐसा पूछे कि अदरक सबसे ज्यादा कौन से जिले में हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, तो अदरक है हमारा, और आड़ू भी इसी में होता है। राजगढ़ को पीच वैली के नाम से भी जाना जाता है। अगर हमसे पूछे कि हिमाचल प्रदेश की पीच वैली किसे कहा जाता है, तो वो है राजगढ़। और डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछे तो यहाँ पे आएगी सिरमौर, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक जो है आड़ू का उत्पादन होता है। इस जगह पे जो राजगढ़ हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे अधिक जो है आड़ू का उत्पादन यहाँ पे होता है। इसी तरह बात करें तो 1893 में सिरमौर का पहला बैंक नान नेशनल बैंक खुला था, तो ये भी अब शायद ये नहीं है। और 1944 में बैंक ऑफ सिरमौर का कहा गया, इसको बदल के नाम बदला गया इसका। और 1955 में इसको बैंक ऑफ सिरमौर का विलय हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी बैंक में कर दिया गया था। मतलब ये पहले बैंक थे यहाँ पे जो खुले, नाहन नेशनल बैंक, इसी का नाम आगे बदल के बैंक ऑफ सिरमौर हुआ। इसको बाद में इसको मतलब विलय कर दिया गया इसका, और इसको हिमाचल राज्य सरकारी बैंक में मिला दिया गया था। सिरमौर में कमरठू में चूना पत्थर की खाने हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सिरमौर जिला में चूना पत्थर की खाने कहाँ हैं, तो वो है कमरू में। और सिरमौर के काड़ा अम्ब, नान और पोंटा साहिब में उद्योगों की भरमार है, तो ये यहाँ पे उद्योग क्षेत्र है। पोंटा साहिब में रैनबैक्सी, मालवा, काटनिल्स जैसी फैक्ट्रियाँ हैं, तो उसका मतलब इंडस्ट्रियल बारे में आ गया, जो इंडस्ट्रियल इसका एरिया है उसके बारे में यहाँ पे बात चली है। नाहन में नाहन फाउंड्री के अलावा 1945 में रेजिन और तारपीन फैक्ट्री की स्थापना की गई है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नाहन में जो है रेजिन और तारपीन की फैक्ट्री कहाँ है ना, ये मतलब कौन से जिले में है, तो ये आती है हमारी सिरमौर में। मेलों की हम बात करें, यहाँ पे सबसे मेले यहाँ पे बहुत जरूरी हैं। तो यहाँ पे अम्बोया में 30 जनवरी को गांधी मेला लगता है, मतलब ठीक है। पुरुवाला में नायोना मेला दशहरे के दिन लगता है। रेणुका मेला यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय मेला है। मैंने बोला था कि यहाँ पे मेले और जो यहाँ पे मंदिर वगैरह वो डिस्कस करने लायक है, तो यहाँ पे जो रेणुका मेला है वो अंतर्राष्ट्रीय मेला है, और ये नवंबर माह में लगता है। आपको पता ही होगा कि रेणुका जी का जो नाम है क्यों इतना वो है, तो यहाँ पे आपको पता है कि परशुराम जी की माता का नाम था, ठीक है। और यहाँ पे मतलब इनके जो इनकी याद में जो है मेला लगता है। परशुराम के बारे में आपको पता होगा कि वो माता के अपने बहुत आज्ञाकारी पुत्र थे, और एक महान ऋषि भी हुए हैं साथ में, मतलब एक योद्धा भी रहे हैं। तो ये उनके बारे में थोड़ा डिस्कस वगैरह में करते हैं, थोड़ी सी जानकारी है। और पालिया में शिवलिंग है इनका, मतलब ये पातलिया में शिवलिंग है। पोंटा साहिब में होली पर सिखों का त्योहार में होता है मोहल्ला, और शरद ऋतु में यमुना शरद महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ पे मतलब ये है। और आपसे पूछे कि मोहल्ला और शरद ऋतु मतलब ये कहाँ पे मनाया जाते हैं, यमुना, ये मनाया जाता है आपके सिरमौर में। सिरमौर में माघी का त्यौहार, ये बहुत जरूरी यहाँ पे माघी का त्यौहार है। यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो सिरमौरी वगैरह हैं तो उस टाइम बकरे वगैरह कटते हैं हर घर वगैरह में, तो ये माघी का त्यौहार इसको बोलते हैं। और बिस्सू मार्च का मेला लगता है। अब इसकी विविध के बारे में बात करें, यहाँ का लोक नाट्य जो है हमारे पास सुबांग और करियाड़ा है, ये यहाँ के लोक नाट्य है। वन्यजीव अभ्यारण्य की हम बात करें, रेणुका शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और सिंबलवाड़। और हमसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा वन्यजीव विहार है वो जो मतलब कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है,
तो ये है हमारा रेणुका जी झील, यहाँ की सबसे बड़ी है, आपको पता है रेणुका है, और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो वो रेणुका जी है। अब जीवाश्म उपवन के बारे में बात करें तो सुकेती में फार्चल पार्क स्थित है, मतलब यानी जीवाश्म उपवन स्थित है, जहाँ पे 1972 ईस्वी में हास्तिक काल में जानवरों के जीवाश्म मिले हैं, मतलब पुराने जन्म काल में जानवरों के यहाँ पे जीवाश्म मिले हैं जो पुराने टाइम के होते थे। विश्वकर्मा मंदिर है यहाँ पे पांवटा साहिब में स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि मध्य प्रदेश में विश्वकर्मा मंदिर कहाँ पे है, तो ये पांवटा साहिब में है। और रेणुका के बारे में मैंने आपको बता दिया, भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी है रेणुका, यहाँ रेणुका मेला लगता है। भाई एस परमार के बारे में बताया, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के निर्माता डॉक्टर भाई एस परमार यानी यशवंत सिंह परमार का जन्म बागधन में चनहाल गांव में 4 अगस्त 1906 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी सिरमौर से संबंध रखते हैं, और ये प्रथम मुख्यमंत्री थे अपने हिमाचल प्रदेश के। डॉक्टर वाई एस परमार रियासत काल में 1930 से 1937 तक सब जज और 1937 से 1947 तक जिला एवं यह उनके बारे में बताया गया कि इनकी क्या क्या उन्होंने उपलब्धियां हासिल की थी। डॉक्टर वाई एस परमार जो है मतलब 1956 से 1963 तक संसद के सदस्य रहे हैं। डॉक्टर वाई एस परमार संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं। उनके प्रयासों से हिमाचल प्रदेश को जो था पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। आप सबको पता ही है कि इसके बारे में बताने की कोई जरूरी वो नहीं है। हिमालय में बहुपति प्रथा पुस्तक लिखी है इन्होंने, ये जो है बहुपति प्रथा यानी लिखी है इन्होंने। ये छोटी सी इसके बारे में आपको स्टोरी बताता हूँ, इसका क्या है हिस्ट्री क्या है बहुपति के, क्योंकि ये इनका मानना था कि जैसे जो अभी भी कुछ जगह पे है शायद कि एक वजह से मतलब मान लो किसी के 5 भाई हैं तो उनकी जो पत्नी होगी एक पत्नी होगी, मतलब बारी बारी जो है एक औरत जो है मतलब सबसे शादी करेगी, जो मतलब जैसे 5 भाई हैं तो 5 भाइयों से करेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे महाभारत काल में हुआ द्रौपदी के केस में, वो भी तरह मतलब यहाँ पे एक पत्नी के बहुत सारे पति होते थे। जैसे मतलब कि किसी के 2 भाई हैं तो 2 भाइयों की पत्नी होगी। तो इनका मानना था कि अगर ऐसा होगा तो उसमें क्या होगा कि आप भाइयों में जो है आपस एक तो प्रेम बना रहेगा और उनकी जमीन वगैरह का जो है बंटवारा नहीं होगा। तो ये इनकी मान्यता थी। अभी भी कुछ जगह पे है बट अब ये खत्म हो चुका है, पर कुछ आपको ऐसे मिल जाएंगे इन क्षेत्रों में जिनके मतलब 4-5 भाइयों की एक पत्नी है, और इसके ऊपर बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनी है। तो ये जो पुस्तक थी इनके बारे में लिखा था, ये लिखा था डॉक्टर वाई एस परमार ने। किंकरी देवी को पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पर्यावरण हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो वो मिला है किंकरी देवी को। महारानी लक्ष्मीबाई प्रदान किया गया है इनको, किंकरी देवी को ही किया गया है भी। और ये जो है संघहार से फील करने वाली हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछें कि हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए किस राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, यानी महारानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार मिला है, तो वो मिला है किंकरी देवी को। और मिला किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए। जननायकी आंकड़ों के बारे में मैंने आपको डिस्कस बता ही दी है। सिरमौर जिले का स्थान के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सिरमौर जिला क्षेत्रफल में 8वें स्थान पे है, ठीक है। जनसंख्या में 5वें स्थान पे है, तो इसमें थोड़ा सा यही है, इतना जरूरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। तो ये थी हमारे पास आज की जो हमारे पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है। तो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट थी 12 डिस्ट्रिक्ट थी, हमने मैक्सिमम कवर कर ली हैं। तो जो उनके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने आपके साथ शेयर की है। और अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि जो आगे के हमारे जो MCQ हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेरीज कर रहे थे कि MCQ आप कब डिस्कस करोगे, तो अब हम इनके MCQ डिस्कस करेंगे। क्योंकि बेसिक था, सबसे जरूरी होता है बेसिक किसी जिले का बताना, क्योंकि उसके बेस पे हम जो है अपने MCQ डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि मैं कोई चीज़ बोल दूंगा या कोई क्वेश्चन बताऊंगा, मान लो मैं अगर राजवन के बारे में डिस्कस करूंगा तो लोगों को नहीं पता होगा कि राजवन कहाँ पे स्थित है, क्योंकि जब तक हम डिस्ट्रिक्ट का जो बेसिक है उसको कवरअप नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं होगा। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक अपना करेंगे कवरअप, वो करेंगे हम अपने इनके डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग जो MCQ है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।